नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज मंच पे। हमारे लगातार कवरेज जारी है। पटना बिहार से सीधा संवाद हम आपका करवा रहे हैं प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के संग। जी हां, और अब मंच पे विराजमान है राज्यसभा सांसद और आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी प्रखर नेता हैं बिहार के। बिहार का नब्ज जो है वो जानते हैं, समझते हैं। तो बिहार चुनाव पर इनके संग हम विस्तार चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस वक्त हवा जो है वो किसकी तरफ है? क्या स्पष्ट हो चुका है या अभी चीजें जो हैं वो नेक टू नेक चल रही हैं, कांटे की टक्कर जारी, जैसे कई विश्लेषक कह रहे हैं? नहीं, हवा का रुख तो एनडीए के पक्ष में है, नो डाउट। लेकिन स्पष्ट है, अब कुछ जनता पर छोड़िए ना, जनता की ओर से सीधे बता देना। लेकिन एनडीए के पक्ष में है, नो डाउट, क्योंकि एनडीए की सरकार ने काम किया है तो लोगों का रुझान स्पष्ट एनडीए की ओर दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपसे अब 3 कारण पूछूंगा कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, तो 3 कारण बताएं कि क्यों दोबारा इतने सालों के सरकार के बावजूद आपको लग रहा है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जनता का रुख स्पष्ट तरीके से एनडीए के संग। एक कारण तो है डेवलपमेंट का जो काम हुआ है, चौतरफा सड़कों का जाल बिछिया, गांव में सुदूर देहाती इलाके में भी 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली रहती है, 24 घंटा बिजली रहती है। तो यह जो डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट का तो इतना सारा काम है कि अब सबकी चर्चा की जाए तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो एक तो डेवलपमेंट का, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सत्ता में हिस्सेदारी समाज के सभी वर्गों का, यह भी सुनिश्चित किया है एनडीए की सरकार ने। एक समय था जो हमारे यहाँ के समाज की बनावट है उसके हिसाब से कोई दलित परिवार का, अति पिछड़ा परिवार का, महिला तो छोड़ दीजिए, कोई पुरुष भी वार्ड का मेंबर बनना चाहता था तो लोग वार्ड का मेंबर नहीं बनने देते थे। लेकिन सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद नीतीश जी ने ऐसा प्रोविज़न किया कि आप पुरुष तो छोड़ दीजिए, महिलाएं भी, समाज के किसी वर्ग की महिला हों, और हम समाज में सबसे जो बैकवर्ड सेक्टर के लोग हैं हम वहाँ की भी बात करें तो दलित, महादलित समाज की महिला अब वार्ड की मेंबर तो छोड़ दीजिए, अब जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर बनकर कलेक्टर के सामने आंख में आंख मिलाकर बात करती हैं। तो यह काम जो राज्य की सरकार ने किया, तो दूसरा कारण। तीसरा कि कुछ जगह शिकायत लोगों की है, लेकिन उन शिकायतों को पूरा करने का काम आगे कौन करेगा, तो यह भरोसा भी एनडीए के ऊपर ही है। तो यह जो लोगों में आज भी भरोसा कायम है, यह तीसरा कारण। तो 3 प्रमुख कारण जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, इन्हीं कारणों से फिर से लोग एनडीए को ही लाएंगे। अच्छा, आपके जो सेशन का शीर्षक है जो चल रहा है वो ये है कि कुशवाहा का नेता कौन? कुशवाहा समाज जो है वो कहीं ना कहीं किस तरफ जाएगी इस चुनाव? आपके सवाल का 2 पार्ट है, कुशवाहा समाज किधर जाएगा, नेता कौन। तो पहला जो सवाल है कि नेता कौन, मैं इसमें बताऊं कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा नहीं, बाकी और कौन हुआ आप तय कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए कि समाज में सिर्फ कुशवाहा ही नहीं ना है जिसको जरूरत है हर तरह से मदद की, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम करती है और करना चाहिए पॉलिटिकल लोगों को, सोसाइटी के सभी वर्ग के लोगों के लिए, और हमारी पार्टी भी काम करती है जो भी उपेक्षित, न्याय से वंचित लोग हैं सबके लिए। उसमें स्वाभाविक रूप से कुशवाहा भी है तो कुशवाहा भी स्वाभाविक आ जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन हर जात में लोग हैं उस तरह के, हर सेक्टर में लोग हैं उस तरह के, तो उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे, उनके इंक्लूजन की बात करेंगे तो उसमें सभी लोग आएंगे। तो इसलिए हम उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं, इस बात को हम पहले ही खुद ही हम खारिज करते हैं। दूसरी बात है कि कुशवाहा समाज किसके तरफ, तो स्वाभाविक रूप से जैसा कि हमने आपके पहले प्रश्न के जवाब में कहा कि एनडीए के पक्ष में वातावरण है,
तो कुशवाहा समाज भी मोटे तौर पे एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि उनको भी विकास का पसंद है, विकास अभी भी देख रहे हैं। बिहार में 2025 में क्या जातीय समीकरण एक अहम भूमिका निभाते हैं जीत में, टिकट वितरण में? देश का कौन सा राज्य है जहां जाति के आधार पर राजनीति नहीं होती है? यह प्रश्न हर मंच पर पूछा जाता है और हर मंच पर मैं आपत्ति व्यक्त करता हूं कि बिहार को इस तरह का सवाल पूछ करके अपमानित न किया जाए। देश का कोई राज्य नहीं है जहां जात के आधार पर राजनीति नहीं होती है। सिर्फ बिहार को क्यों? स्वाभाविक रूप से बिहार में भी है, लेकिन देश के, आप कर्नाटका चले जाइए, जात के आधार पर वोटिंग नहीं होता है क्या वहां? आप महाराष्ट्र चले जाइए, जात के आधार पर वोटिंग नहीं होता है क्या? किसी भी राज्य का नाम ले लीजिए, जात के आधार पर वोटिंग वहां भी होता है। पॉलिटिक्स वहां भी लोग जात के आधार पर करते हैं। क्या ये अच्छी बात है या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात नहीं तो इसको सिर्फ बिहार को आइसोलेट करके इस समस्या का समाधान खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। पूरे देश को एक साथ रखकर समस्या का समाधान खोजेंगे तो मिलेगा। और इस समस्या का समाधान, पॉलिटिकल पार्टीज की भूमिका है इसमें समाधान में, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के चाहने से नहीं होगा। इसका समाधान करने के लिए अलग मंच पर हम लोग कभी चर्चा करें। पॉलिटिकल पार्टी सहित समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, सोसाइटी के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल को आगे आना पड़ेगा। और जो एक गैप हजारों साल से देश में सामाजिक रूप से बना हुआ है, इस गैप को भरने के लिए पहले प्रयास करना पड़ेगा। यह गैप भरेगा तब जाकर स्वतः ऐसी स्थिति आएगी। तो इसलिए सिर्फ बिहार नहीं, हाँ, बिहार में जब देश के अन्य राज्यों में भी है तो बिहार में भी है, इसको हम स्वीकार करते हैं। तो होगा, आप जो कह रहे हैं कि बिहार में जात के आधार पर होगा कि नहीं, होगा, निश्चित रूप से होगा। होना नहीं चाहिए लेकिन होगा, देश भर में हो रहा है, यहाँ भी होगा। इस बार हम देख रहे हैं कि एक नए शख्स की एंट्री हो गई है मैदान में। जन सुराज पार्टी की स्थापना हो गई है। उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा इस चुनाव में? और कहीं ना कहीं वोट जो हैं अगर मिलते हैं उनको तो कहां से कटेंगे? एंट्री हो नहीं गई है, एंट्री आप लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, एंट्री हुई नहीं है। अब आप लोग कोशिश में कितना सफल होंगे भविष्य बताएगा, और जब भविष्य में वैसी स्थिति आएगी तब आपके इस सवाल का जवाब देंगे। एंट्री जब तक नहीं हुई, गेट से बाहर के व्यक्ति के बारे में क्या बोलें? होगी क्या? अभी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग अगर भविष्यवाणी करनी हो तो भैया, बिहार में पिछला चुनाव याद है, एक दिन उसके पहले बिहार का शायद ही कोई व्यक्ति, उनका परिवार जानता होगा उनका नाम, बाकी बिहार में कोई व्यक्ति नहीं जानता था। और अचानक से अखबार के फर्स्ट पृष्ठ पर एक विज्ञापन छपता है कि अमुक व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार, और कल से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हो जाती हैं। तो उस रूप में तो अब बनाने वाले बना देते हैं, तो इसलिए उसकी चर्चा का भी कोई मतलब नहीं है, जब होगा तब की बात है। अब हम बात करते हैं ये जो अभी वोट अधिकार यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी, हमने देखा कि लोग आए थे, भीड़ दिख रही थी अन्य जिलों में। क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? और भीड़ वहां आने के लिए क्या मकसद आपको लग रहा है? देखिए, भीड़ वहां जुट रही थी, वो तो आरजेडी का वोटर है, ये है, वोट में तब्दील होने का कहाँ कोई मामला है भाई। वो तो कांग्रेस की भीड़ थी, आरजेडी की भीड़ थी, दोनों को मिलाकर थी। उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं होंगे, आरजेडी के लोग भी होंगे। तो उनके लोग हैं, उनके कार्यक्रम में गए, कल वोट होगा, उनको लोग वोट देंगे। तो कोई भीड़ तब्दील हो ना हो इसका कहाँ कोई प्रश्न है। उन्हीं के लोग थे, उनके साथ गए, उनके साथ खड़ा दिखे। हाँ, अब जिस इशू पर घूम रहे थे, उस इशू के कारण जनता में कोई अट्रैक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। जो लोग उनके साथ थे वही गए, वही वोट देंगे। जो लोग उनके साथ नहीं थे, इस इशू के कारण लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनके वोटर कल बन जाएंगे, ऐसा नहीं। वो इशू में कोई दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं, इशू है ही नहीं। क्यों? इशू इसलिए नहीं है कि जो कुछ भी वो कह रहे थे, देखिए हम उदाहरण देंगे, हमारे आपके घर में चोरी होती है तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, एफआईआर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमारे घर से यह सामान चोरी हो गया, लिखते हैं कि इतना पैसा चोरी हो गया, लिखते हैं कि यह ऑर्नामेंट्स चोरी हो गया, कपड़ा चोरी हो गया, इत्यादि इत्यादि।
लिख करके और थाना में एफआईआर दर्ज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं शपथ पत्र के साथ दीजिए, इन लोगों ने नहीं किया। हमने भी आग्रह किया कि भाई अगर लगता है कि वोट की चोरी हुई है, और उन लोगों के कहने का क्या मतलब था कि वोट की चोरी मतलब महागठबंधन के वोटर को टारगेट करके नाम उनका डिलीट किया गया, यही लोग कह रहे थे। तो अब वैसे टारगेटेड लोग जो उनको लगता होगा कि 100 लोग अमुक गांव के हैं जो महागठबंधन के वोटर हो सकते हैं, उनका नाम हटा दिया गया। वैसे 100 लोगों को मीडिया के सामने लोग लाते, अभी भी समय है, लाएं और लाकर लोगों को बताएं कि 100 लोग हैं जिनका यह नाम है। नाम बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि वोटर किन के पक्ष में हो सकते थे, और तब कहें कि इन लोगों का नाम काट दिया गया इसलिए कि महागठबंधन को वोट देने वाले थे। एक बार भी उस तरह नहीं ला पाए लोग। देखिए, इस प्रोसेस में कहीं किसी का नाम छूट गया है, छूट गया होगा, हम ये नहीं कहते कि 100% एरर फ्री हो गया, ऐसा नहीं होगा, छूटा होगा। लेकिन छूटा होगा तो छूटा हुआ में वो एनडीए का भी वोटर हो सकता है, महागठबंधन का भी वोटर हो सकता है। एक प्रोसेस है। हाँ। एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन सुधार की गुंजाइश हमेशा रखता है। चुनावी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल चुनावी मुद्दा नहीं है। तो इसलिए इस विषय से उनको कोई लाभ हो जाएगा पॉलिटिकल, क्या मतलब है इसका। अब हम पूछते हैं आपसे अपराध के बारे में भी, क्योंकि अपराध का मुद्दा जो है वो उठ रहा है। आपकी सरकार याद दिला रही है वो जंगल राज के दिन, मगर विपक्ष का ये कहना है कि हत्याएं हो रही हैं बिहार में, पटना में भी वारदात हो रहे हैं, तो ये जंगल राज है। देखिए, आप पूछ रहे हैं तो आपका पूछना लाजमी है, लेकिन विपक्ष खासकर आरजेडी यह सवाल पूछे तो हमको लगता है उनकी स्थिति बने हास्यास्पद स्थिति होती है। क्योंकि उनके पास कोई नैतिक बल नहीं है इस तरह के सवालों को पूछने का। अब फिर उस पर कुछ हम बोलेंगे तो कहिए कि आप उससे तुलना कर रहे हैं। हम तुलना नहीं कर रहे हैं। आज जो कुछ भी है हम इसको स्वीकार करते हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल इसको स्वीकार करते हैं, नो डाउट। हम सत्ता में हैं इसलिए हम हर बात को खारिज कर दें यह जरूरी नहीं है। कुछ घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना होने के बाद जिसका दायित्व है, पुलिस प्रशासन या सामान्य प्रशासन, उसने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से किया कि नहीं किया, यह चीज देखने की है। जहां भी घटना हुई 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद घटना का उद्भेदन हुआ, बिल्कुल अज्ञात लोगों ने घटना की, परिवार के जिनके यहाँ घटना हुई उन्होंने भी नाम नहीं दिया, नेम्ड एफआईआर नहीं हुआ क्योंकि उनको भी पता नहीं था, लेकिन पुलिस ने उद्भेदन किया और उसकी गिरफ्तारी हुई, समय पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई। देखिए, आज जो टेक्नोलॉजी आया है ना, कहीं भी ईमानदारी से अगर प्रयास, पूरी दुनिया में वहाँ की पुलिस अगर ईमानदारी से प्रयास करे किसी घटना के बाद, तो कोई अपराधी नहीं बच सकता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी अब उस तरह की आ गई है, तो पुलिस ने यहाँ भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ईमानदारी से कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। तो जो दायित्व है प्रशासन का, उस दायित्व का निर्वहन प्रशासन ने ईमानदारी से किया। प्रशासन ईमानदारी से करता है, जो काम है वह ईमानदारी से हो रहा है। आपने अभी शुरुआत में ही दावा किया था उपेंद्र जी की एनडीए की सरकार बन रही है, आपने उसके कारण भी गिनाए, तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। इस सवाल में कहाँ कोई, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के लीडरशिप में चुनाव एनडीए लड़ेगा और फिर अगली सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। बिल्कुल स्वस्थ है नीतीश कुमार? 100% स्वस्थ हैं, क्योंकि विपक्ष कुछ वीडियोस फैलाता है। अब विपक्ष के पास कोई दूसरा अस्त्र ही नहीं है, तो किसी भी चीज को अस्त्र बनाना चाहता है हम लोगों के ऊपर प्रहार करने के लिए, तो इसलिए ऐसा कर रहा है विपक्ष। कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। आज भी जहां तक उनके स्वास्थ्य का सवाल है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी यात्रा बिहार की उन्होंने की होगी, शायद ही कोई मुख्यमंत्री उतना एक्टिव रहा होगा। और न सिर्फ पहले बल्कि आज भी स्टिल टुडे जितना एक्टिवली काम कर रहे हैं, अभी भी बिहार के जिलों में जा रहे हैं, हर दिन किसी न किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो इतना एक्टिव हर तरह से, और उसके बाद विपक्ष कह रहा है अस्वस्थ, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। आप तो खुद आपने शायद बयान दिया है कि वो अपने अब बेटे को भी आगे करें। असल में किसी भी चीज की व्याख्या, हमने जो कहा है, आपकी बात आंशिक सच है,
हमने यह नहीं कहा कि अपने बेटे को आगे करें, हमने यह कहा है कि मुख्यमंत्री का कामकाज और पार्टी का कामकाज दोनों बड़ा दायित्व होता है। दोनों में एक काम नीतीश कुमार जी को करना चाहिए और एक काम में सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है, अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो इस काम को करें और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहें नीतीश कुमार जी। यह स्टेट के इंटरेस्ट में भी जरूरी है, लेकिन पार्टी वाला दायित्व उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए इस विषय में, पार्टी वाले दायित्व के बारे में। अब डिसीजन क्या लेंगे, किसको सौंपेंगे, वह उनके ऊपर हमने छोड़ा है। हमने किसी का नाम नहीं प्रपोज किया कि आप इनको दे दीजिए, हमने यह कहा जी। नीतीश कुमार में आखिर में मैं पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या बात है कि अभी भी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं हो रही? आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, वर्किंग स्टाइल, उनकी काम जो जैसे आप अभी बता रहे थे, तो एंटी इनकम्बेंसी उनका क्या यूएसपी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? देखिए, नहीं, ये लोगों का भरोसा है क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार काम कर रहे हैं ना, इतना सारा सॉल्यूशन हर समस्या का, अभी रोज कुछ ना कुछ डिसीजंस इस तरह का, और विजन उनके अंदर है। पहली बार जब सत्ता में आए 2005 में, तो 2005 के जस्ट बाद ही जिसकी चर्चा हमने की कि सोसाइटी के सभी वर्गों के बीच सत्ता का हस्तांतरण करना, तो यह काम वहाँ से उन्होंने शुरू किया। यह काम पहले भी हो सकता था। आरजेडी के समय में लालू जी बहुत पिछड़ों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, अति पिछड़ों की बात करते थे, लेकिन सत्ता के करीब भी नहीं फटकने उनको देते थे। तो यह काम लालू जी भी कर सकते थे, उस समय करना भी चाहिए था उनको, नहीं किया, नीतीश कुमार ने किया। नीतीश जी के अंदर एक विजन है और उस विजन के अनुसार अभी तक उन्होंने किया है और आगे भी बिहार की आवश्यकता है, तो इसलिए नीतीश जी को बने रहना चाहिए। आखिर में 2-3 फटाफट व्यक्तित्व सवाल कर लेते हैं और लाइटर नोट। उपेंद्र जी, फुर्सत के पल जब मिलते हैं, आपको आजकल तो मिल नहीं रहे हैं, और फुर्सत के पल जब मिलते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, एक तो फुर्सत का पल ही बहुत नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करते हैं फुर्सत का पल मिलता है तो परिवार के साथ बिताना, कुछ किताब पढ़ना, और बच्चों के साथ ज़्यादा हमको पसंद आता है। आज भी मेरे गांव में, मेरे घर पे हमने गांव के बच्चों के लिए एक सपोर्ट देने के लिए, एजुकेशनल सपोर्ट, कोई स्कूल नहीं है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल की छुट्टी के बाद हमारे घर के आसपास के जो बच्चे हैं, और उस तरह का परिवार है उनका जिस परिवार में फर्स्ट जनरेशन भी मैट्रिक नहीं पास कर पाया, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वैसे बच्चों को घर आने पे होमवर्क किया कि नहीं किया देखने वाला कोई नहीं, वैसे बच्चों के सपोर्ट के लिए एक छोटी सी व्यवस्था हम अपने घर पर की है। एक टीचर है, पढ़ाता है उनको, और कभी मौका मिलता है, हमने कहा कि मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी मौका मिलता है तो उनको जाकर के पढ़ाने का काम, यह मुझको पसंद है। अरे वाह, क्या सिखाते हैं? है, करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी फेवरेट लेखक या किताब जो अभी ध्यान में आ रहा है? देखिए, पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की जो किताबें हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, और उनका जो कुछ भी है स्पीच है उसी को लिपिबद्ध किया गया, जो कुछ भी लिखा उन्होंने, सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल व्यवहारिक बात की है उन्होंने, वो उस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं कि मंच के लिए बहुत अच्छी बात है और इम्प्लीमेंटेशन में उसका कोई रोल नहीं। जो कुछ भी कह रहे हैं कलाम साहब, बिल्कुल व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तो मैं समय मिलने पर उनकी किताबों को पढ़ता हूँ, पसंद करता हूँ। और आखिर में क्या खाना पसंद है? सबसे फेवरेट बिहार डिश क्या है आपकी? देखिए, बिहार डिश तो सबसे फेवरेट विद्यार्थी जीवन से सबसे आसान होता था बनाना, खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाना भी आसान है, सुपाच्य भी है, और 3 आदमी के लिए घर में बना हुआ है, कोई चौथा पांचवा भी आ गया तो थोड़ा पानी और मिला दीजिए, सबके लिए खिचड़ी तैयार है। तो इससे बेहतर कोई डिश नहीं है। खुद बनाते हैं उपेंद्र जी? हाँ, तो विद्यार्थी लाइफ में बनाने का थोड़ा अवसर मिला, तो इतना डिपेंडेंट नहीं है कि अगर बिल्कुल कभी वैसी आवश्यकता आ जाए, कोई विकल्प ना हो, तो रोटी दाल चावल खिचड़ी न बना लें, इसके लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना। चलिए, तो किसी दिन खिचड़ी खाने आएंगे आपके घर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी, आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। एक बार उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए जोरदार तालियां। सर, मैं आग्रह करूंगी आप मंच पर बने रहिए। आपके लिए एक छोटी सी भेंट, हिमांशु जी और राकेश जी।